सामाजिक आर्थिक उत्तर प्रदेश के प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास पर नवाचारों के प्रभावों का वर्णन या विवेचना कीजिए। अब मुद्दा ये होता कि नवाचार क्या है। तो ऐसा नवीन विचार जो या तो नए उत्पादों या सेवाओं का सृजन करता है जो पहले से मौजूद नहीं, या वर्तमान में जो उत्पाद और सेवाएं हैं उनको उन्नत करता है। नवाचार का नव माने नया या नवीन, आचार माने आचरण या व्यवहार, या व्यवहार का तरीका कब आएगा, जब नए तरह का विचार होगा, नए तरह की खोज होगी, नए तरह का अनुसंधान होगा, तब नए तरह से काम करने का आचार व्यवहार विकसित होगा। समझ में आई बात। सारा खेल पूरी दुनिया में नवाचारों का ही है, और नवाचार किसी समाज को स्वर्ग की तरह उन्नत बना सकते और इनका अभाव नर्क की तरह उस समाज की दुर्दशा कर सकता है। उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक आर्थिक विकास है वो नवाचार की अगर हमारी क्षमता है, या तो हम खुद करें, उधार ले लें, खुद भी करें उधार भी ले लें, सबसे लाभदायी तरीका है, और जल्दी से हम उन्नति और विकास करें तो वही बात कही जाए। देखिए उत्तर प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में नवाचारों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा बहुआयामी, तरह तरह से ये हमारे उत्तर प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए कैसे। उत्तर प्रदेश एक निम्न स्वास्थ्य व शिक्षा संकेतकों वाला राज्य है। स्वास्थ्य की स्थिति भी हमारे यहाँ कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो सब स्वास्थ्य सूचकांक निम्न स्तर का ही है, और शिक्षा का सूचकांक भी निम्न स्तर का ही है। दोनों के दोनों क्षेत्र ढेर सारी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, यही बात कही जाए। तो देखिए उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा के जो संकेतक हैं वो अपेक्षाकृत निम्न ही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ढेर सारी चुनौतियां हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी ढेर सारी समस्याएं जिनके समाधान की आवश्यकता है। अब स्थापित जो चिकित्सा पद्धति है कि अस्पताल है तो डॉक्टर हैं, तो मरीज आया तो उसको देख लिया, फिर ये तो परंपरागत तरीके। लेकिन इसमें जो नवीन प्रयोग हो रहा है, कैसे टेली मेडिसिन, डॉक्टर बैठा है लंदन में, कैमरे से देख देख कर जो छुटका डॉक्टर उससे वो ऑपरेशन करवा दे रहा है, निर्देशित कर करके, जो छुटका डॉक्टर स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाता, मरीज को भी आश्वस्त कर रहा है, और इस तरह जटिल से जटिल ऑपरेशन हो जा रहे हैं। इसी तरह से बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर, डॉक्टर दिल्ली में बैठा हुआ है, आप बलिया के गांव में हैं, टेली मेडिसिन के द्वारा वहीं से वो आपको देख रहा है, आपकी रिपोर्टें देख रहा है, आपको वॉच कर रहा है, और वहीं से आपको ठीक किया जा रहा है। तो नवाचार ही तो है ना, टेक्नोलॉजी के सहारे आया। इसी तरह देखिए सचल अस्पताल, सरकार ने नए तरह का प्रयोग शुरू किया। सचल अस्पताल पूरा पूरा ट्रक वैन है वो, उसी में डॉक्टर नर्स सब बैठे हुए हैं, बिस्तर भी लगा हुआ है, मरीज के दरवाजे तक गांव में वो अस्पताल पहुंच जाता है। तो जो बेसहारा टाइप लोग हैं उनका इलाज वही उनके दरवाजे पर ही होने लगता है। तो इससे भी बहुत सुविधा मिली। तीसरी चीज एम्बुलेंस सेवा, जो गर्भवती महिलाएं हैं, अन्य जो असहाय लोग हैं, एम्बुलेंस बुला सकते हैं, सरकारी एम्बुलेंस दौड़ के जाती है, मरीज को अस्पताल तक ले आती है। इंटरनेट पर सुविधा है, दवा नकली तो नहीं दिया मेडिकल स्टोर में, आप चेक कर सकते हैं, उसका नंबर मिला के वो भी आपको पता चल जाता है। तो टेली मेडिसिन हो गई, सचल अस्पताल हो गए, एम्बुलेंस सेवाएं हो गई, डॉक्टरों की जो विशेषज्ञता है उसका दूर स्थानों से लाभ लेने की क्षमता हो गई, दवाओं की नकली असली की पहचान हो गई। और इस तरह से इन नवाचारों के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र को उन्नत बना सकते हैं। यही बात। रही बात शिक्षा की, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन तो शिक्षा में आया। यहाँ भी बहुत चोरी हो रही थी। तो पहली बात तो ये बायोमेट्रिक हाजिरी हो गई, जिसका प्राइमरी के टीचर बहुत विरोध कर रहे थे। तो जब हाजिरी हो गई तो स्कूल में रहने पड़ेगा, फ्री की वेतन नहीं दे सकता। एक दूसरा, ऑनलाइन कक्षाएं, आदो संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है प्राइमरी स्कूल में, ऑनलाइन कक्षाएं, एक से एक दक्ष जो टीचर हैं सरकार के वहीं दिल्ली में बैठ के वो अपना पढ़ाई जा रहे हैं। बड़े मनोयोग से छोटे बच्चे पढ़ते चले जा रहे हैं। शिक्षा के प्रति टीचर की दक्षता के कारण शिक्षा के प्रति उनमें आकर्षण भी बढ़ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई में ढेर सारे तरह के रंग बिरंगे मैप,
ढेर सारे थे चित्र, चित्रकारी, माल बाल मनोविज्ञान के अनुसार पढ़ाई, तो शिक्षा का आकर्षण बच्चों में बढ़ता है, समावेशिता या विस्तार शिक्षा का समाज में बढ़ता है और बच्चे पढ़ाई के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करते हैं। टीचरों को ज्यादा जिम्मेदार बनाया गया है, ऑनलाइन कंटेंट वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें, तो इस तरह शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। शिक्षा को अधिक आकर्षक, समावेशी व प्रभावकारी बनाया जा सकता है। ये शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों का प्रभाव है। इससे कृषि उद्योग तथा सेवा के क्षेत्रों में उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? जैसे कृषि क्षेत्र है तो नई नई फसलों की वैरायटियां जानकारी करके लाइए, ज्यादा उत्पादन देगी। उत्पादकता माने प्रति इकाई उत्पादन को उत्पादकता। जैसे किसी के पास 10 बीघा खेत है, उसने गेहूं बोया, उसमें 1 बीघे में 10 कुंटल गेहूं पैदा हुआ तो 100 कुंटल हो गया कि नहीं? एक दूसरा किसान है, उसके पास 2 बीघे खेत है, उसने भी गेहूं बोया, उसका 20 कुंटल गेहूं पैदा हुआ, 25 कुंटल। अब पहले वाले किसान का उत्पादन अधिक है, 100 कुंटल उसने पैदा किया, लेकिन दूसरे वाले किसान की उत्पादकता अधिक है, वो 2 बीघा में 25 कुंटल पैदा किया तो 1 बीघा में 12.5 कुंटल पैदा किया, और 10 बीघा वाले किसान ने 1 बीघा में 10 कुंटल ही पैदा कर पाया। तो ये उत्पादन और उत्पादकता का अंतर है। तो कृषि में देखिए उच्च गुणवत्ता वाली वैरायटीज रोज निकल रही है, तो उनको लिए ये भी तो नवाचार है, अपनी जागरूकता। ड्रिप सिंचाई, उसी में एक फर्टिगेशन होता है, खाद भी उसी के साथ दी जाती है, तो हर हफ्ते 15 दिन में खाद फसलों को पहुंचती रहती, तो खाद भी कम लगती है और पौधों को सतत रूप से खाद मिलती, तो उत्पादन उत्पादकता वो कृषि के बढ़ जाते हैं। ऑनलाइन ऐप है, फोटो खींच के भेजिए, तुरंत रोग की पहचान कर देते हैं, दवा तुरंत बता देते हैं, दवा लेके आइए, आपकी जो फसलें हैं वो सब रोग मुक्त हो जाएंगी। इसी तरह से किन कौन सी उच्च मूल्य वाली फसलें हैं तो उनको उगाएं, अगर हमारा मौसम अनुकूल है ये भी ऑनलाइन पता चल जाता। निर्यात पोटेंशियल किन फसलों का है तो उनको हम उगाएं। इस तरह से करके कृषि का उत्पादन बढ़ता और उत्पादकता बढ़ती। इसी तरह उद्योगों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ती है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बायोमेट्रिक हाजिरी है, आप गायब नहीं हो सकते। और ये भी नहीं कि मशीन पे जाके मशीन नहीं चलाए, बस हाजिरी लगा के सो गए वहां, तो ऐसा नहीं हो सकता, कैमरा लगा है ना। तो ये इससे क्या हो रहा है उपस्थिति नियमित हो गई। दूसरी चीज ये है, कर्मचारी सतर्क हो गए तो कर्मचारी का निरीक्षण करना ऑनलाइन आसान हो गया, जिससे कर्मचारियों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी है। तीसरी चीज है, नवाचारों से स्वचालन या ऑटोमेशन भी आ रहा, तो आदमी की जरूरत नहीं है, 10 की जगह केवल 2 लगा दी गए, सब ऑटोमेटिक मशीनें काम कर रही है, तो उससे भी उत्पादन उत्पादकता तो बढ़ता है, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिलता। तो ये चीज है, उत्पादन कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में नवाचारों से उत्पादन व उत्पादकता बढ़ सकती। जब तीनों क्षेत्रों में उत्पादन उत्पादकता बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि प्रोत्साहित हो सकती है, आर्थिक वृद्धि दर प्रोत्साहित हो सकती है, अर्थव्यवस्था की प्रतियोगी क्षमता बढ़ सकती। सही बात है, जब उत्पादन ज्यादा होगा तो प्रति इकाई लागत कम आएगी, तो इस तरह अर्थव्यवस्था प्रतियोगी हो जाएगी। इससे जल संरक्षण को गति दी जा सकती है। जब ड्रिप सिंचाई करेंगे तो ढेर सारा जल हमारा बर्बाद होने से बच जाएगा। इसी तरह नवाचारों से जो वंचित अर्थात हमारा निर्बल वर्ग है उसके कल्याण को अधिक बेहतर तरीके से प्रोत्साहित किया जा सकता है। सही बात है, अब सरकार ने डायरेक्ट पैसा वहां से बैंक खाते में डालना शुरू किया, तो बीच में जितना दलाल तंत्र था सब समाप्त हो गया ना। राशन की दुकान है, वो मशीन 5-6 किलो तौलती है, उससे कम नहीं तौलेगी, और पता नहीं क्या क्या वहां हो रहा है, तो वहां कोई गड़बड़ झाला नहीं हो सकता। तो जो सेवाएं सरकार दे रही है वो भरपूर तरीके से निर्बल वर्ग तक पहुंच रही। इसी तरह नवाचारों के कौशल विकास कार्यक्रम सरकार चलाएगी, इतना घटिया गुणवत्ता है उसकी को नौकरी जल्दी नहीं मिलती, तो अब किसी तरह का नवीन प्रयोग करें, ऐसे लोगों इकाइयों को छाटे, उन्हें जिम्मेदार बनाए, भरपूर उनको पैसा दे, टफ एग्जाम दे, लोग मनोयोग से तैयारी करें, जो बच्चे वहाँ कौशल विकास के लिए जा रहे हैं,
जब उनका सर्टिफिकेट मिले तो प्रशिक्षित दक्ष हो, तब उन कौशलों को महत्व होगा, तो देश विदेश में तेजी के साथ उन्हें नौकरी मिलेगी। या अपना खुद का काम धंधा या उद्यमशीलता खुद अपना कर ले, कोई प्लम्बर का काम कर रहा है तो कोई इलेक्ट्रीशियन बन गया, तो इस तरह कोई बढ़ईगिरी कर रहा है खुद स्वतंत्र रूप से, तो इस तरह कौशल विकास, नवाचारों से कौशल विकास, उद्यमिता माने उद्यमशीलता और समावेशी विकास प्रोत्साहित होता। नवाचारों से ही सुशासन में सुधार होता है। सुशासन क्या है? ऐसा शासन जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा शासन को अधिक पारदर्शी, अधिक संवेदनशील और अधिक जिम्मेदार बनाया जाता है। तो देखिए, सुशासन की ढेर सारी पहले हैं कि जिला योजना लागू की है सरकार ने, लोकवाणी चला रही है, उमंग ऐप चला रही है। तो इस तरह सुशासन को नवाचारों से बढ़ावा दिया जा सकता है, सुरक्षा को उन्नत किया जा सकता है। तो यही ऐप वगैरह जो आए हैं दिल्ली वगैरह में, लड़के बताते हैं मुझे कि वहां पर काफी तरह तरह के ऐप है दिल्ली पुलिस के। लड़की आगे रात में सड़क पर जा रही, पीछे से लड़का जा रहा, लड़का को कुछ नहीं पता, लेकिन लड़की को शक हुआ कि शायद ये कुछ गड़बड़ हरकत न करे। उसने वहीं फोन से ही कुछ दाबा और इतनी सटीक लोकेशन मिल जाती है कि पुलिस पीछे से पहुंच गई, लड़के का कॉलर पकड़ लिया पीछे से और तो उसको लेके चली गई। लड़के को पता ही नहीं कि ये क्या कैसे हो गया, वो तो सीधे थाने पहुंच गया। देख रहे ना? तो सुरक्षा को उन्नत किया जा सकता है, स्वच्छता की स्थितियों में सुधार लाया जा सकता है, स्वच्छता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कैसे? स्वच्छता के बारे में जन जागरूकता का प्रसार करके। सरकारी विभागों की चोरी के कारण गंदगी है, लोग फोटो खींच के ऑनलाइन डाल देते, वैसे हाहाकार बच जाता, तुरंत गंदगी साफ हो जाती है। देख रहे हैं ना? नए नए क्षेत्र पैदा हो सकते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया क्षेत्र पैदा हो रहा है, जिसमें ढेर सारे नए लोगों को रोजगार मिलेगा। तो नए नए क्षेत्र, रोजगार के नए नए नवीन रोजगार के क्षेत्र पैदा हो सकते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो सकता है। इस तरह नवाचारों के माध्यम से निर्धनता को कम, नीचे की एरो का मतलब कमी, घटाव, ह्रास, निर्धनता को कम किया जा सकता है। सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। किसान लोगों की आय में बढ़ोतरी की जा सकती है और लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता को उन्नत किया जा, आमदनी जब बढ़ेगी थी, शिक्षा स्वास्थ्य सब बढ़ेंगे, उन्नत किया जा सकता। अक्षय ऊर्जा या नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन, ये भी क्या है? नवाचार की देन है। पहले इस तरह सूरज की रोशनी से बिजली नहीं बना सकते थे ना। तो अक्षय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि तब जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित तो किया जा सकता है। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है समाज व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का, राज्य व्यवस्था को का जो नवाचारों से उन्नत ना हो सके। तो ये चीज है। अभी देखिए निष्कर्ष में क्या है। इस प्रकार नवाचार उत्तर प्रदेश में ऐसी मस्तिष्क अर्थव्यवस्था को गति दे सकते जो प्रदेश के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के विकास में क्रांति ला सकते। जो नवाचार हैं वो प्रदेश में मस्तिष्क अर्थव्यवस्था को गति दे सकते या तीव्र कर सकते। इस मस्तिष्क अर्थव्यवस्था, नवाचार कहाँ होता है? दिमाग से। इस मस्तिष्क अर्थव्यवस्था के गति पकड़ने से पूरे प्रदेश का जो सामाजिक आर्थिक विकास है उसमें क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। ये बात कही जा रही है। ठीक है? तो ये चीज है। देखिए ये इसका फुल आंसर है और ये भी, हाँ देखिए फुल आंसर हो सकता है थोड़ा बहुत ओवर साइज हो जाए, ढीले ढाले पैजामे की तरह, बहुत ज्यादा तो नहीं होगा। अब इसको मैं बताता हूं आपको किस तरह से इसको ठीक कर लेना है। अगर थोड़ा बहुत, उत्तर प्रदेश निम्न स्वास्थ्य व शिक्षा संकेतकों वाला राज्य, एकदम सही है। नवाचारों से स्वास्थ्य सेवाओं में अनेक चुनौतियों के समाधान में सहायता मिल सकती है। शिक्षा क्षेत्र की अनेक चुनौतियों के समाधान में नवाचारों से सहायता मिल सकती है। अतः इनसे स्वास्थ्य परिदृश्य को उन्नत तथा शिक्षा को अधिक आकर्षक, समावेशी व प्रभावी बनाया जा सकता है। यही देख रहे दोहराव है।
तो हम सीधे कह देंगे। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब ये देखिए 1 2 3 4 5, तो हम कह सकते हैं कि नवाचारों से प्रदेश में स्वास्थ्य स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाओं को, हाँ, सेवाओं संबंधी चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है तथा इनके परिदृश्य को अधिक उन्नत, आकर्षक, समावेशी और प्रभावी बनाया जा सकता है। तो करीब 20 25 30 शब्द यहाँ से कम हो जाएंगे, बस एकदम फिट साइज का आपका सवाल आ गया और कहीं कुछ कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी। ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर का विषय प्रवाह आपने गड़बड़ा दिया क्या? विषय प्रवाह कहाँ है इसका? है ही नहीं, आपने दिया ही नहीं। वही होगा उसमें तो। दिखाए थे तो उसमें था, इसमें तो नहीं। चलिए, विषय प्रवाह ही भाई टेक्नीशियन गायब कर दिए मेरे। चलिए पढ़ लेते, एक सवाल है ऐसे ही पढ़े। इसका विषय प्रवाह सामान्य सा बन जाएगा। पहले लिखिए प्रस्तावना और उसके नीचे भी लिख दिए प्रमुख सरकारी पहले व प्रयास और उसके लास्ट में आ जाएगा निष्कर्ष। 3 स्टेप ही हैं इसके। अब प्रस्तावना हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार अनेकानेक पहले और प्रयास कर रही है, जिनमें प्रमुख निम्न है। लिख दें या ना लिखें, चलिए। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पर्यटन की अधोसंरचना या आधारभूत संरचना का तेजी से विकास किया जा रहा है। तो जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी, उन दोनों को मिला जुला करके पर्यटन स्थलों की जो आधारभूत संरचना है वो उन्नत की जा रही है। नगर निगम वाली सड़कें बना रहा, हाईवे वाली सड़कें बना रहे ना, पानी जल विभाग अपना टोटी वोटी लगाए दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से। नेक्स्ट, पर्यटन स्थलों से सुदृढ़ संपर्क, सुदृढ़ व सुविधाजनक करने के लिए जो सड़कें हैं उनका जाल पर्यटक स्थलों तक बिछाया जा रहा है। बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, फिर वहां से अन्य सड़कें। इसी तरह रेल परिवहन, रेल की पटरियां बिछाई जा रही कि पर्यटक स्थलों तक रेलें पहुंचे, जो उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल हैं। वायु परिवहन, नए हवाई अड्डे इसलिए बनाए जा रहे हैं कि वायु परिवहन की सुविधाएं वहां पहुंचे। तो ये चीजें, इनका विकास किया जा रहा है। पर्यटन स्थलों को, एक और योजना है कि पर्यटन स्थलों को दिल्ली से त्वरित रेल संपर्क द्वारा, फास्ट रेल संपर्क द्वारा वंदे भारत टाइप जोड़ दिया जाए और इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो ये चीज हो रही है। नेक्स्ट, अनेक पर्यटन परिपथों का विकास किया गया है। तो पर्यटन सर्किट ढेर सारे बनाए गए, जैसे रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट हो, बौद्ध सर्किट हो, शक्ति सर्किट हो, बुंदेलखंड सर्किट हो, सूफी सर्किट हो, ये और ढेर सारे अन्य का चिन्हीकरण किया जा रहा है जो बनाए जाने हैं। तो जिस तरह बौद्ध सर्किट वाला बौद्ध है, तो बौद्ध जो प्रदेश के बौद्ध तीर्थ स्थल है उनको देखना चाहेगा वो। एक है जगह सर्किट में जैसे घुसा सब अपना घूम के निकल जाएगा। तो इस तरह पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का विकास, तो जगह जगह में जो बड़े बड़े मंदिर है हमारे सरकार उनमें ढेर सारे को भव्य बना रही, जीर्णोद्धार कर रही। तो ये चीज हो रही। नेक्स्ट, पर्यटन नीति 2022, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 घोषित हुई है। इसके अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में जो निजी लोग निवेश करेंगे उनको ढेर सारे सब्सिडियां, छूटें और प्रोत्साहनों की घोषणा राज्य सरकार ने इस नीति के अंतर्गत की है। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए आधारभूत संरचना के विकास के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए या निजी भागीदारी को सरकार, तो देखिए पर्यटन क्षेत्र की जो आधारभूत संरचना है दो तरह की। एक, बाहर से आने जाने के लिए सड़क, रेल, वायु मार्ग, ये बड़े बड़े काम है, सब सरकार करती है। लेकिन पर्यटन स्थल पर भी तो आधारभूत संरचना चाहिए। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, ये सब चाहिए कि नहीं? अच्छी चाय नाश्ते की दुकानें, ये यहाँ पर जो निजी क्षेत्र है वो बड़ा काम आता है। तो इन चीजों में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित, निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नेक्स्ट,
पर्यटकों को पर्यटन साहित्य उपलब्ध कराया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक जगह वो घूमने आया, तो जहाँ घूमने आया है वहां की जानकारी और अन्य पर्यटक स्थल उत्तर प्रदेश में उनकी जानकारी बुकलेट बना के उसको दी जा रही है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ढेर सारे मेले, त्योहार और सेमिनारों का आयोजन सरकार कर रही है। पर्यटन पुलिस का हमारे यहाँ गठन किया गया क्योंकि पर्यटकों को लोग ठगते थे, लूटते थे, रेप भी हो जाता था कभी कभी, जिससे राज्य की बदनामी होती थी। सिंगल स्टाफ, एकल स्टाफ पर्यटन समाधान पोर्टल राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। जो भी विदेशी देशी पर्यटक हैं, जैसे इस पोर्टल खोलते हैं, जो जो उनकी जरूरतें होती एक साथ सब पूरी हो जाती है और किसी ऑफिस उन्हें भटकने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश निर्धन हितैषी पर्यटन विकास योजना राज्य सरकार ने प्रारंभ की है। तो प्रदेश के जो निर्धन लोग हैं तो उनको कम पैसे में वो अपना पर्यटन कर सकें, घूम फिर सकें, तीर्थ यात्राएं कर सकें, तो ये स्कीम सरकार ने शुरू की है। इससे पर्यटन विकास भी प्रोत्साहित होगा, निर्धन लोगों का मनोरंजन भी होगा, उनके दायित्व भी पूरे होंगे। नेक्स्ट, पेइंग गेस्ट कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया। इसमें क्या है, जो पर्यटन स्थल हैं शहरों में या बड़ी जगहों पर, तो वहाँ सब लोग होटलों में रुकना नहीं चाहते या रुकते हैं तो कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता लोकल पब्लिक और विदेशी पर्यटक के बीच। तो इसके लिए पेइंग गेस्ट योजना है। तो जो वहाँ पर्यटन स्थल के आसपास स्थानीय लोग हैं जिनके पास उस तरह के भवन है, तो उनको बताया जाता है, सरकार उनको सचेत जागरूक करती है। तो उसी में अगर 2 कमरे खाली हैं तो पर्यटकों के लिए है। अब वहाँ पर पर्यटक आएगा तो रुका, वहीं उसको खाना भी मिल रहा है, वहीं नाश्ता भी मिल रहा है, ठहर भी रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपस में बातचीत भी हो रही है। तो उससे क्या होता है, पर्यटक स्थल के नागरिकों और विदेशी पर्यटकों के बीच आपसी जो संबंध है वो भी सुदृढ़ होते। यही पेइंग गेस्ट योजना है। नेक्स्ट है बेड ब्रेकफास्ट कार्यक्रम। अब देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में टूरिस्ट जाते हैं ग्रामीण पर्यटन के लिए, तो वहां पर भी ये समस्या होती है। तो वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में यही जो पेइंग गेस्ट है, ये बेड ब्रेकफास्ट कार्यक्रम है। वहाँ जिन लोगों के ठीक ठाक अपना घर है, जिनमें इच्छा योग्यता है, वो अपना 1-2 कमरा पर्यटकों के लिए आरक्षित कर दिए और पर्यटक वहीं आए, रहे, खाए, पिए, सोए, घूमे, उनको किराया मिल गया। जो स्थानीय लोग हैं उसी बीच इंटरेक्शन हुआ, गांव के लोगों पर्यटकों के बीच में, तो एक तरह के संबंध बने। तो ये है क्या, बेड ब्रेकफास्ट कार्यक्रम। नेक्स्ट, अपनी जड़ों को ढूंढना कार्यक्रम। ये प्रवासी भारतीयों के लिए जो 4-6 पीढ़ी पहले परदेश चले गए, आज उनको बाबा पर बाबा 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 को बताया, बाबा बाप को बताया, बाप ने बेटे को बताया कि हम लोग उस जगह के रहने वाले हैं। अब वो ढूंढते हुए यहाँ आते हैं तो सरकार उनकी सहायता करती है, तो अपनी जड़ों तक उन्हें पहुंचाने में सहायता करती है। तो ये है अपनी जड़ों को ढूंढना कार्यक्रम। रोपवे योजना, ये क्या है, जमीन के ऊपर ऊपर जाती है केबल कार, उसी से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो भीड़ भाड़ वाले जो शहर हैं वहाँ ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ये रोपवे है। इसमें पर्यटक अपना बैठ गया, ऊपर है, ऊपर अपना सुविधाजनक चला गया, तो पर्यटकों को कठिनाई नहीं होती, जाम में फंसना नहीं पड़ता। नाइट सफारी योजना, ये भी विशेष तरह का कार्यक्रम है, विशेष आकर्षण है इसका। उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहाँ जो रात्रिचर जीव है, जो रात्र में ही जागते हैं और अपना खाते पीते हैं और दिन में सोते रहते हैं, तो रात्रिचर जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में रात में ही देखने के लिए यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इसमें आपको फीस देनी होती है, पर उस वन्य जीव अभ्यारण्य पर जाते हैं आप, वहां रात में ही उस रात्रिचर जीव को दिखाया जाता है। इसी संपूर्ण गतिविधि को नाइट सफारी कहा जाता है। अब देखिए, काशी विश्वनाथ गलियारा परियोजना, ये सरकार ने पूरी की है, ढेर सारे पर्यटकों की संख्या बढ़ गई यहाँ पर। मैत्रेय परियोजना, ये क्या है, कुशीनगर में 500 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा लगाई जा रही है, तो उसी की परियोजना है ये। लखनऊ और कानपुर में तितली पार्क स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसी के लिए अंतरराष्ट्रीय पक्षी उत्सव का आयोजन करती है। सांस्कृतिक विरासत को देश विदेश में प्रोत्साहित करती है। ताज महोत्सव आयोजित किया जाता है, गंगा महोत्सव आयोजित किया जाता है, लखनऊ महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो इस तरह से सांस्कृतिक विरासत को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
अब लास्ट में निष्कर्ष आ जाएगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन व पर्यटन संबंधी अधोसंरचना के विकास के लिए गंभीर प्रयास कर रही है और इसके प्रारंभिक परिणाम भी अत्यधिक उत्साहजनक हैं। बड़ी तेजी के साथ प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। तो ये चीज ओके, तो फिर धन्यवाद। अब फिर अगले वीडियो में हम लोग पेपर 6 को शुरू करेंगे। कोई दिक्कत हो तो भाई बताइएगा, ठीक है, सेवा में उपस्थित। ओके, थैंक्स।